हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर। ओके, वो ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करने से पहले हम एक दूसरा एक छोटा सा एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया है। वो टॉपिक है हमारा एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट का करंट हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा हुआ था कि भाई एलसी ऑक्सीलेशन के बारे में, बट उसकी करंट की वैल्यू अभी डिफाइन करना बाकी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक करंट की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे, देन अपन हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, ओके, बट वो स्टार्ट करने से पहले हम वो देख लेते हैं कि भाई अभी तक हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एसी करंट। तो एसी करंट हमने प्रोड्यूस किया था एक इंड्यूस ईएमएफ से। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ कि भाई हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल थी। इसमें हमने एक रोटेटिंग कॉइल को पुट किया और रोटेटिंग कॉइल को रोटेट करवाने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। वो इंड्यूस ईएमएफ तो जनरेट हुई, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी कि भाई उसकी डायरेक्शन एक पीरियडिकली चेंज होती थी, देन आपको उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता था और देन आपको उसका मैग्नीट्यूड का हमने टाइम वर्सेस के साथ हमने टाइम के रिस्पेक्ट के साथ हमने उसका डायग्राम भी ड्रॉ किया। वो डायग्राम हमारा साइनोसियल ग्राफ जैसा हमको मिला। वो इंड्यूस ईएमएफ से हमको मिलने वाली एक इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट का भी नेचर हमने स्टडी किया कि भाई उसकी भी डायरेक्शन के पीरियडिकली चेंज होती थी और उसका भी मैग्नीट्यूड इसके कंटिन्यूसली चेंज होता था। देन आप उसका भी ग्राफ हमने एक टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया और ग्राफ भी एक साइनोसियल ग्राफ जैसा हमको मिल रहा था। तो हम क्या मान लेंगे भाई, दिस करंट इज नॉट डीसी करंट बट दिस इज अ एसी करंट। चला है, क्योंकि एसी करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती थी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती थी। देन अपन हमको फाइंड आउट करना था कि भाई एसी करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का आसान तरीका तो नहीं था। बट देन पर हमने क्या किया कि भाई एक करंट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने दो मेथड हमने फाइंड आउट की, एक कॉम्प्लेक्स मेथड, देन पर दूसरी है इफेक्टिव मेथड। बट कॉम्प्लेक्स मेथड इज नॉट पॉसिबल। हमने एक इफेक्टिव मेथड्स के बारे में हमने देखा और इसमें हम हीट इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट से हमने करंट की वैल्यू डिफाइन की। बट दिस करंट इज नॉट एसी करंट, दिस करंट इज अ डीसी करंट। बट हमको तो फाइंड आउट करना था एसी करंट। ओके, तो देन पर हमने दूसरा तरीका ऐसा सोचा कि भाई वर्क डन ड्यू टू दी डीसी करंट एंड वर्क डन ड्यू टू दी एसी करंट, दोनों की वर्क डन सेम होती। तो हम क्या मान लेते कि भाई जो भी हमारा डीसी करंट है वही हमारा एसी करंट होगा। मीन्स के वो डीसी करंट का हमने नाम चेंज करके हमने रख दिया एक इफेक्टिव करंट। ठीक है, तो इफेक्टिव करंट हमने डिफाइन कर दिया। इफेक्टिव करंट होती है IRMS की वैल्यू, इसके रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, देन आपने दूसरा प्रॉब्लम ए जनरेट हुआ कि भाई एसी जनरेटर में से हमको एक इफेक्टिव करंट नहीं मिलती है, बट कौन सी वैल्यू मिलती है, एक एसी करंट मिलती है। देन आपने एक रिलेशनशिप डिफाइन की एक इफेक्टिव करंट और एसी करंट के बीच में। तो वो रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट हुई कि भाई IRMS मीन्स के रूट मीन स्क्वायर मीन्स के इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। ये वैल्यू से हम उसकी मीन्स के एसी करंट की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा हमने ये भी स्टडी किया कि भाई फेजर डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस क्या होती है कि भाई हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ से कारण हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेम टाइम पे दोनों की वैल्यू पीक पे आए और सेम टाइम पे दोनों की वैल्यू जीरो पे आए और सेम टाइम पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पीक वैल्यू पे है और करंट की वैल्यू अभी भी जीरो पर ही है, तो उसकी बीच में का टाइम का वेरिएशन हो गया, और टाइम का वेरिएशन हम डिफाइन करेंगे एक एंगल में, हम उसको बोलते हैं कि फेज। देना पर हमने तीन सर्किट के बारे में स्टडी किया हुआ था कि भाई ओनली रेजिस्टेंस सर्किट, ओनली इंडक्टर सर्किट, ओनली कैपेसिटर सर्किट। तो ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में अपोजिशन फैक्टर था R, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन आफ्टर उसका हमने वेव डायग्राम भी ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ था। ओके, और उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस उसका जीरो रहता है। और देन आफ्टर हमने इंडक्टर सर्किट के बारे में देखा था, भाई इंडक्टिव सर्किट का एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, इट इज अ डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी को हम ज़्यादा करेंगे तो अपोजिशन वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और करंट की वैल्यू होगी कम। देन आपको उसमें एक फेज डिफरेंस अवेलेबल था, इसमें हमारी करंट लेग थी π/2 जितनी लेग थी और पोटेंशियल हमारा था लीड। देन आपने हमने देखा था ओनली कैपेसिटर सर्किट के बारे में। ओनली कैपेसिटर सर्किट में भी फेज डिफरेंस अवेलेबल था π/2, इसमें हमारी करंट लीड थी और पोटेंशियल लेग था। ठीक है, ओके, देन आफ्टर उसमें भी हमने एक कैपेसिटी रिएक्टेंस निकाला था X इज इक्वल टू 1/ωc। बट इसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अपोजिशन फैक्टर डिक्रीज होगा और करंट अलाउ होगा। ठीक है, देन आफ्टर हमने तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने एक करंट की वैल्यू डिफाइन की।
वो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन का एक इफेक्टिव करंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल थी, बाय द फेजर मेथड एंड बाय द एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में आपको गलती से भी फेजर डायग्राम का यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी करना है, एक इंटीग्रेशन व डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। ओके, दोनों के बारे में हमने देखा, देन पर इसमें से हमने फाइंड आउट किया था इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन हमने डिफाइन किया था, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी आएगा या एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें से हम दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका भी बिहेव जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, आई थिंक इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो सर्किट का नेचर एक इंडक्टर जैसा होगा। देन आफ्टर सपोज के कोई ऐसा सर्किट अवेलेबल है कि जिसमें एक कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दिस टाइप ऑफ सर्किट इज बिहेव लाइक दिस ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। बट उसका फेज डिफरेंस 5/2 नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया था एक रेजोनेंस सर्किट के बारे में। ओके, तो रेजोनेंस सर्किट का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारे पास एक एलसीआर सीरीज सर्किट अवेलेबल है, तो उसमें से भी एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। देन आफ्टर हम अप्लाई मीन्स के एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पास भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होगी, तब क्या होगा, एक उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाने से इसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, तो वो वाली सर्किट को हम बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। वो जो रेजोनेंस सर्किट होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा आर इज इक्वल टू होती है 1/√LC। वो एल और सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मीन्स के इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर हमने कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ओके, देन पर हमने क्वालिटी फैक्टर के बारे में स्टडी किया। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बैंडविड्थ की जो वैल्यू होती है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि हम बैंडविड्थ को डिक्रीज करेंगे तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे एक फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो उसमें से हमको एक फाइन ट्यूनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसका हम बोलेंगे भाई उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करने का हमारे पास इक्वेशन भी अवेलेबल है कि भाई Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। ओके, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में। तो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास एक इंडक्टर अवेलेबल है और कैपेसिटर अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को एक चार्ज कर देते विथ बैटरी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर के पास एनर्जी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक एनर्जी अवेलेबल नहीं होती थी। देन आफ्टर इसमें से चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो इंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ लिंक टू दिस कॉइल, सो दैट इट इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट। वो मैग्नेटिक फ्लक्स वो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, बट हम कंटिन्यूसली उसको स्पेस देते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको सप्लाई देते हैं। तो कंटिन्यूसली सप्लाई देने से उसकी करंट का अपोजिशन फैक्टर कम से कम डिक्रीज होता है, और इसमें से करंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। लास्ट में करंट की वैल्यू उसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो हमारे जो कैपेसिटर के पास जो सभी चार्ज था वो चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मीन्स के इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो। बट इंडक्टर के पास एक एनर्जी अवेलेबल है, दिस एनर्जी इज नोन एज अ मैग्नेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में, और वापस वो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, बट इसमें एक हीट लॉस भी प्रोड्यूस होती है। तो उसके कारण हमने उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ था, दिस ग्राफ इज अनडैम्प्ड ग्राफ, ठीक है। तो उसको डैम्प बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कोई भी एक सेम इंटरवल टाइम पे वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और वापस उसको एक एनर्जी दे देगा, ठीक है। ओके, ऐसे हमने एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में स्टडी किया हुआ था। अभी हम उसको इक्वेशन भी हम डिफाइन करेंगे, एलसी ऑक्सीलेशन का एक सर्किट का एक करंट की फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन अपन हम ट्रांसफार्मर के बारे में हम स्टडी करने वाले, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, पहले हम जो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट का हमने पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक देखा था, बट वो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में से हम करंट की इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे पहले, देन अपन हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन दी डिफरेंशियल करंट इन एलसी ऑक्सीलेटेड सर्किट। तो एलसी ऑक्सीलेटेड सर्किट हम किसको बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक इंडक्टर अवेलेबल है और एक कैपेसिटर अवेलेबल है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए कि भाई यहाँ से हमारे पास एक इंडक्टर मीन्स के सिंपल सी एक कोयल अवेलेबल है, और उसको हमने एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड कर दिया।
वो जो कैपेसिटर होता है ना उसको हमने पहले बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देते थे ना, पे उसको हम चार्ज कर देते, ठीक है। तो उसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होती है, और यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। दिस इज अ कैपेसिटर एंड दिस इज अ इंडक्टर। ओके, ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एक स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होती है कि भाई एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था, मैक्सिमम चार्ज था। चला है, इनिशियल केस में उसके पास मैक्सिमम चार्ज अवेलेबल था। इनिशियल केस, इनिशियल सिचुएशन, द कैपेसिटर हैव maximum charge, maximum charge Qm, but current is not exit in circuit, ठीक है। यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। पहले क्या था कि भाई कैपेसिटर के पास टोटल चार्ज अवेलेबल था, वो चार्ज कितना था, Qm जितना चार्ज था। क्या लगा, हम कोई एक इंटरमीडिएट टाइम की एक कंडीशन और सिचुएशन कर लेते हैं कि भाई देना पर क्या होने वाला कि भाई यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, वो कहाँ के कौन सी टूवर्ड जाना चाहता है, नेगेटिव के टूवर्ड जाना चाहता है, मीन्स के यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा कि भाई उसका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। देना पर ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई उसके पास चार्ज 0 हो गया, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल थी वो टोटल एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो गई, यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गई, मीन्स के मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ख्याल है आपको। ओके, तो स्टार्ट देखिए कि भाई उसके पास कोई पोटेंशियल होती है और उसके पास भी कोई पोटेंशियल होती है, इंडक्टर के पास भी। जैसे हम करंट का फ्लो करवाएंगे तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, और इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है, तो सीरीज में आपको मालूम होता है कि भाई करंट की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल चेंज होती है। Okay, so that potential due to the inductor and potential due to the capacitor, तो दोनों का पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे, दोनों का पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमने कितना सप्लाई किया हुआ है, 0। हमने तो कोई पोटेंशियल ही सप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम ऐसे भी इसके किरचॉफ का रूल लगा के हम स्टडी कर सकते हैं ना कि भाई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडक्टर, देन आफ्टर प्लस Q by C इज इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ सेकंड रूल्स। ओके, देन आफ्टर ये पूरे की पूरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ये जो पूरे की पूरी इक्वेशन है वो इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ चार्ज की टर्म में। ओके, बट यहाँ पे करंट I अवेलेबल है, सो दैट करंट I इज इक्वल टू क्या होती है कि भाई करंट I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे di अपॉन dt अवेलेबल है, सो दैट di अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt एंड dq अपॉन डी टी स्क्वेयर, ठीक है। ऐसा उसकी फॉर्मूला आएगी, तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे क्या होने लगी, देखिए आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई आपकी जो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो चार्ज की क्वांटिटी क्या हो रही है, चार्ज की क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगर चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस साइन में लगा दूंगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी है ना कि भाई माइनस एल डी अपॉन डी टी, और आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये माइनस साइन आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर Q by C इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस Q by C इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ऐसा उसका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं एल के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो एल के साथ डिवाइड होने से क्या होगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस Q by एल सी इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर ए वाली जो फॉर्मूला है दिस इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन के साथ मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखिए कि भाई हमारा जो सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा उसका इक्वेशन होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे चार्ज है, तो उसकी एनालॉजी हम कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है, चला है, यहाँ पे भी चार्ज अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है तो मैं यहाँ पे वाई ही लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एल सी होगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी,
1/LC और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू √LC आएगी, ठीक है। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंस में हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, कि भाई चार्ज की वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो कब मैक्सिमम होगी, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 आएगी तब चार्ज की वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो वो कब मैक्सिमम होती है, और तब मैक्सिमम होती है कि भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, तब जब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तब इनिशियल केस में कैपेसिटर के पास चार्ज की क्वांटिटी थी मैक्सिमम, Q इज इक्वल टू QM था, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज तो Q इज इक्वल टू QM, तब उसका चार्ज हो जाता था QM जितना हो जाता था, ठीक है, ओके। तो जब चार्ज QM जितना होगा तो क्या होगा, देखिए, तो मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू QM में लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू QM, और यहाँ पे QM तो cos ओमेगा t प्लस फाइव, cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो क्या होगा, देखिए कि भाई यहाँ पे QM इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू cos, और यहाँ पे ओमेगा t, बट t की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, t की वैल्यू तो 0, तो यहाँ पे ओनली फॉर 5 बचेगा, तो 5 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 5 की वैल्यू आप 0 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 5 की वैल्यू जब 0 होगी तब ही cos की वैल्यू 1 आएगी ना। चला है आपको, ये वाली टर्म आपको मालूम पड़ा कि भाई चार्ज हमने कोई भी इंस्टेंस में हमने डिफाइन कर लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में हमने यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी हमने डिफाइन की, वो चार्ज की क्वांटिटी डिफाइन होती थी Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू से, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि भाई ये चार्ज कब मैक्सिमम होगा, t इज इक्वल टू 0 पे आएंगे तब वो Q इज इक्वल टू हो जाएगा QM, तो मैंने यहाँ पे QM लिख दिया, तो इज इक्वल टू QM cos ओमेगा t प्लस 5, दिस QM एंड दिस QM इज कैंसल आउट, सो दैट 1, तो और t इज इक्वल टू होती है 0, तो यहाँ पे ओनली फॉर cos 5 बचेगी, तो 5 इज इक्वल टू आएगी 0, क्या रहा है, ओके। बट हमको क्या डिफाइन करना है, हमको डिफाइन करना है करंट I की वैल्यू, तो ये 5 इज इक्वल टू 0 है, 5 इज इक्वल टू 0, ए वाली फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, उसका मैं नाम देता हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपका डिफाइन क्या होगा कि भाई Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा नॉट t हो जाएगा, cos ओमेगा नॉट t, मीन्स का आपका फेज कब 0 होती है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जितनी होती है, मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC जितनी होती है, ओके। हमको क्या डिफाइन करना है, करंट I डिफाइन करना है ना। तो I इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है कि भाई चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस dq/dt आएगा, माइनस dq/dt। देन आफ्टर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई ये चार्ज की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, माइनस d/dt cos ओमेगा नॉट t, और यहाँ पे आएगा माइनस, ओके। तो cos का क्या होगा, आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन में cos का होता है माइनस साइन, बटे माइनस माइनस हो जाती है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे QM अवेलेबल है ना, तो मैं यहाँ पे QM लिख देता हूँ, तो QM साइन ओमेगा नॉट t, और t का कोफिशिएंट है ओमेगा नॉट, सो दैट ओमेगा नॉट, तो मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, QM ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t, तो QM ओमेगा नॉट को हम क्या लिखते हैं, QM ओमेगा नॉट को हम लिखते हैं IM, मीन्स का मैक्सिमम करंट QM ओमेगा नॉट, सो दैट I इज इक्वल टू इक्वेशन मिला IM साइन ओमेगा नॉट t, ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको एक बार मैं वापस में बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे LC ऑक्सीडेशन सर्किट में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो पोटेंशियल ऑफ द इंडक्टर इज -LdI/dt एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज Q/C इज इक्वल टू 0। बट एक करंट को हमको कन्वर्ट करना है चार्ज में, पूरी की पूरी इक्वेशन हमको चार्ज में कन्वर्ट करनी है, सो दैट I इज इक्वल टू -dq/dt। क्यों यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, बिकॉज कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीज होगा तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, यहाँ पे di/dt इज इक्वल टू di/dt dq, so that d square q/dt square, this sign is negative, so the negative is a positive, यहाँ पर मैंने L को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ए वाली इक्वेशन एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से मैच होती है, तो उसके साथ मैंने एनालॉजी की, तो इसमें से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हुई 1/√LC। यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस में कैपेसिटर के पास चार्ज अवेलेबल था Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा t प्लस 5, बट वो चार्ज कब मैक्सिमम होता है वो आपको मालूम है कि भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तब उसके पास चार्ज था QM जितना, तो मैंने यहाँ पे QM cos ओमेगा t प्लस 5 लिख दिया, बट t इज इक्वल टू तो 0 है, सो दैट 5 इज इक्वल टू 0, दिस 5 इज इक्वल टू 0, वी पुट दिस इक्वेशन नंबर 3, सो दैट Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा नॉट t, सो दैट I हमको डिफाइन करना था, तो I इज इक्वल टू -dq/dt, तो यहाँ पे -d/dt QM cos ओमेगा नॉट t हो जाएगा, और QM sin ओमेगा नॉट t, और t का कोफिशिएंट है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट, तो QM ओमेगा नॉट sin ओमेगा नॉट t, QM ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I मैक्सिमम, सो दैट I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा नॉट t। तेरा पर हम स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है।
Okay friends, today our topic is transformer. So what is the meaning of transformer? Transformer is a one type of the device, is the one type of the machine, it is a one type of the equipment. Okay, तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, उसका यूज़ हम क्या करेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है कि भाई हमारा इसके जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है उसकी वैल्यू को चेंज करना। ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई ट्रांसफार्मर का मीनिंग होता है चेंज करना, उसको बदल देना। ठीक है, किसकी वैल्यू को हम बदलना चाहते हैं, हम एक इसके जो हमारे पास एक एसी सोर्स अवेलेबल है, एसी सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी करंट की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। हम उसकी वैल्यू को क्यों चेंज करना चाहते हैं कि देखिए कि भाई हमारे जो घर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, एक पावर हाउस में से आती है। बट हमारा जो हाउस है, हमारा हाउस से पावर हाउस बहुत दूर है। ओके, तो पावर हाउस से हमको इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचानी है तो हमने बाई एक कंडक्टर से हम पहुंचाएंगे, एक बाई केबल से हम पहुंचाएंगे। ओके, तो केबल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने से इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो करवाएंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर को फॉलो करके वो जो एनर्जी है वो एनर्जी का हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसका जो करंट है वो करंट को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, और करंट को डिक्रीज करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू को हम ज़्यादा कर देंगे। क्यों ऐसा करना है, हमारा इसका मेन टॉपिक क्या अवेलेबल था कि भाई जो हमारा पावर हाउस में से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही एनर्जी हमको एक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स के दूर तक पहुंच सके। ठीक है, और हीट लॉस हमारा कम से कम हो। तो हीट लॉस कम से कम करने का मतलब क्या है कि भाई इसमें हम करंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करना चाहते हैं। तो करंट की वैल्यू को डिक्रीज हम कैसे करेंगे कि लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई पावर की फॉर्मूला इसके पावर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है एक पावर हाउस में से 1000 वॉट, और ओके, तो जो 1000 वॉट प्रोड्यूस हो रहा है देन आपको हमको दूसरा ये भी हमको मालूम है कि भाई एनर्जी इज अ कंजर्वेशन ऑफ फ्लो, मीन्स के एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली फॉर वो ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ओके, तो ये जो पावर हमको जनरेट हो रही है 1000 वॉट, तो 1000 वॉट का इक्वेशन P इज इक्वल टू VI से बनती है। इसमें सपोज के पोटेंशियल है 100 और करंट की वैल्यू है 10, तो 10 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 100, तो इतनी एनर्जी तो भाई एक हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी एनर्जी एक हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि पावर हाउस प्रोड्यूस कर रही है 1000 वॉट बट हमारी घर तक तो पहुंच रही है ओनली फॉर 600 वॉट, तो 400 वॉट का इसके हीट लॉस हो गया। ये हीट लॉस हमको डिक्रीज करना है, वो डिक्रीज हम कैसे करेंगे कि भाई करंट की वैल्यू आप डिक्रीज कर दो। तो देन आपने दूसरा पावर का इक्वेशन P इज इक्वल टू VI होता है, हमको पावर क्या रखना है 1000 वोट ही रखना है। बट मैंने क्या कर दिया, करंट की वैल्यू को 1 कर दी और पोटेंशियल की वैल्यू को 1000 कर दी। अब इसके जो हीट लॉस का इक्वेशन है आई स्क्वायर आर, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए तो हीट लॉस आपका डिक्रीज हो गया। तो मैंने क्या किया कि भाई पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमने पोटेंशियल को इंक्रीज किया है। ठीक है, देन आफ्टर हमारे जो घर में जो सभी जो डिवाइस अवेलेबल होती है वो सभी डिवाइस में पोटेंशियल की वैल्यू होती है पर नियर बाई 220 वोल्ट, सभी की रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट। बट हमारा जो इसके जो केबल में से जो पोटेंशियल आती है वो पोटेंशियल आती है 11 किलो वोट, ऐसा लिखा हुआ है, आपने कभी देखा होगा 11 किलो वोट। ठीक है, तो इतनी सप्लाई अगर वो इक्विपमेंट को हम दे देंगे तो वो इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। ख्याल आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापिस वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि भाई करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर देगा, देन आपने पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करके और 220 वोल्ट पे लाएगा। ख्याल आया आपको। ठीक है, तो 11 किलो वोल्ट में से जो 11 किलो वोल्ट से जितनी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को हमको कन्वर्ट करना है, उसको डिक्रीज करना है। अगर उसको डिक्रीज करना है तो वो वाला ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिक क्या करती है वो आपको मालूम है, वो ओनली फॉर पोटेंशियल और करंट की वैल्यू को चेंज कर देती है। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं कि भाई आपकी घर में एक 220 वोल्ट आती है बट फ़ोन की बैटरी को चार्ज करनी है, उसको रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर 5 वोल्ट। तो आप इनपुट कितना देते हो 220 वोल्ट, बट आउटपुट कितना मिलता है, ओनली फॉर 5 वोल्ट मिलता है। तो वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, हमने पोटेंशियल क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इट इज़ नॉन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ आप मीन्स के यूज़ करते हो, लाइक दिस आप मीन्स के टीवी यूज़ करते हो, देन पर आपका पीसी आप यूज़ करते हो, तो सभी की पोटेंशियल की जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है, वैसे वो कन्वर्ट करके उसको दे देगा। तो आप पोटेंशियल को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो बाय द यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ख्याल आया? तो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके आप पोटेंशियल को इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका पावर हाउस में से आपको हीट लॉस कम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, अगर उसको आपको यूज़ करना है इक्विपमेंट में, तो आप वापस क्या कर दोगे, उसको डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका मीन्स के इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, उसका प्रिंसिपल लिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका वर्किंग और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको देखना है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ये ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या होता है वो बेसिक आपको मालूम पड़ा कि भाई एसी पोटेंशियल डिफरेंस देन आफ्टर एसी करंट की वैल्यू को चेंज करना है, उसको बदलना है। ट्रांसफर का मीनिंग ही होता है कि भाई चेंज करना, ठीक है। उसकी वैल्यू जब हम बदलते हैं तो वो जो डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, दिस डिवाइस इज नॉन एज द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिक क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्यों करना पड़ता है हमको, कि जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक पावर हाउस में से आ रही है। तो देखिए कि मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई सोर्स हमारा क्या है, कि पावर हाउस है, ठीक है। वो पावर हाउस में से हमको दो इसके केबल मिलते हैं, इसमें से दो लाइन में से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और यहाँ पे हमारा घर अवेलेबल है, हमारा हाउस अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लोड लगा दिया। सपोज कि मैंने यहाँ पे एसी को कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। ओके, तो उसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस लोड। ओके, देखिए कि भाई यहाँ से जो मीन्स के जो हमारा पावर हाउस होता है ना, वो घर से बहुत दूर होता है, 1000 किलोमीटर दूर है। तो 1000 किलोमीटर तक ये दोनों केबल आती है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट आएगी तो यहाँ पे करंट आई का फ्लो होगा ना, उसके पास पोटेंशियल मैक्सिमम होती है और उसके पास पोटेंशियल होती है लो। तो आपका करंट का फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा तो वो क्या इमिट करेगा, एक हीट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो इसके प्रोड्यूस करता है, हमारा जो पावर हाउस है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सपोज कि 1000 उसका पावर होता है, 1000 पावर का मीनिंग क्या होता है कि भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज़ नॉन एज अ पावर। बट हम हमारे घर पे देखते हैं कि भाई ओनली फॉर पावर हमारी घर में आती है ओनली फॉर 600। तो बीच में जो 400 है वो 400 किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हीट लॉस मैक्सिमम होती है। वो हीट लॉस को मिनिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि बेसिक हमारी पावर की फॉर्मूला क्या होती है, P=VI होती है। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई पोटेंशियल हमको मिल रहा है 100 और करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, सो दैट उसका वैल्यू कितनी हो गई 1000। तो यहाँ पे 1000 है। ओके, एक करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने से क्या होगा कि भाई हीट लॉस मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि हीट लॉस का इक्वेशन क्या होती है, हीट लॉस का इक्वेशन हमने देखा जूल हीटिंग लॉ में, H=I²R। तो देखिए यहाँ पे 10 का हमको स्क्वायर करना है, 10 का हम स्क्वायर करेंगे, इतनी एनर्जी आपकी हीट लॉस में कन्वर्ट होती है। अगर उसकी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक करंट की वैल्यू को डिक्रीज करनी पड़ेगी। एक करंट की वैल्यू डिक्रीज हम कैसे करेंगे, एक पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करने, पोटेंशियल की वैल्यू हम जब इंक्रीज कर देंगे तो एक करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज देखिए कि हमारा पावर हाउस है ना, ये पावर हाउस मीन्स के 1000 जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो हमको मीन्स के मिलती कितनी है, 1000 जितनी मिलनी चाहिए, उसके ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 1000 जितनी मिलनी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर दूंगा, उसका पोटेंशियल की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा और करंट की वैल्यू मैं डिक्रीज कर दूंगा। देखिए कि भाई हमारा मीन्स के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे V1I1=V2I2। ये पहले पोटेंशियल कितना था, 100 था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 100 और यहाँ पे है 10, तो 1000 उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कर दिया 1000 और करंट रख दिया मैंने 1। क्यों 1 रखा, बिकॉज यहाँ पे I² आएगा तो ओनली फॉर वो कितना हीट लॉस करेगा 1। पहले वो कितना करता था, 100 जितना करता था, ठीक है। तो हीट लॉस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो जाने से क्या होगी कि भाई जो हमारी यहाँ पे हीट एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे हमको उसमें हमको पावर मिलती है 800, ठीक है। इतना हीट लॉस हमने इसके डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, वो डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया, एक पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर दिया। ये पोटेंशियल पहले 100 था, देना पर उसका पोटेंशियल उसने 1000 कर दिया और करंट की वैल्यू भी उसने चेंज कर दी। ये कौन सा पोटेंशियल और कौन सा करंट था, एक एसी पोटेंशियल और एसी करंट था। तो आपको बेसिक में इसके नॉलेज आपको मालूम पड़ा कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या होता है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर
यहाँ पे जो सोर्स के नियर होती है वो वाला ट्रांसफार्मर ने हमें क्या कर दिया, पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया। तो ये वाला ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके टाइप के बारे में हमने आगे भी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारी जो हाउस होती है इसमें जो पोटेंशियल आ रही है 1000, इट इज़ अ वेरी हाई। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उसको डिक्रीज करेंगे, वापस इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम वापस एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और दूसरा ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिकॉज दिस इट इज़ द पोटेंशियल इज डिक्रीज। वो क्या करती है, पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करती है, सो दैट उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम दे दिया। ख्याल आया? ओके, ये बेसिक आपको फंडा क्लियर हुआ क्यों ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। ओके, देन आफ्टर आपको लिखना है कि भाई इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि भाई ट्रांसफार्मर क्या है, एक वन टाइप ऑफ डिवाइस है, इट इज द चेंज द पोटेंशियल एंड करंट ऑफ एसी, ठीक है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमारी एक हम इसके ट्रांसफार्मर की एक ट्रांसफार्मर हमारा स्टार्ट होता है। ये तो मैंने आपको एक इंट्रो दिया, ठीक है, कि भाई उसका यूज कैसे होता है बेसिकली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि भाई इट इज अ डिवाइस टू चेंज, ये क्या चेंज करती है, पोटेंशियल और करंट को चेंज करती है, मीन्स के वोल्टेज एंड करंट ऑफ एसी, ठीक है, इसकी वजह को चेंज करती है। ओके, उसका बेसिक प्रिंसिपल कौन सा यहाँ पे यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल यूज होता है। ओके, देन आफ्टर हमको नेक्स्ट देखना है डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्रिप्शन और डायग्राम। ओके, तो ये जो इसके जो ट्रांसफार्मर होती है, तो ट्रांसफार्मर में टू टाइप की कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, देन आफ्टर एक सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। ओके, ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में से हम कोई भी एक कॉइल के साथ हम एसी सोर्स सप्लाई कर देते हैं, मीन्स के हम प्राइमरी कॉइल के साथ हम एसी सप्लाई करते हैं। सपोज के है प्राइमरी कॉइल, तो उसके साथ मैंने एसी करंट को सप्लाई कर दिया। एसी करंट का क्या मीनिंग हुआ, वेरिएबल करंट, ठीक है। एक करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। और ये है सेकेंडरी कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। तो हमको क्या करना है कि भाई जो प्राइमरी कॉइल में से सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होनी चाहिए। तो उसके बीच में हमको कौन सा मटेरियल रखना चाहिए, उसके बीच में हमको ऐसा मटेरियल रखना चाहिए कि भाई जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो सके, ठीक है। ऐसा उसके बीच में मटेरियल रखना चाहिए कि भाई जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हमको लिंक करनी है सेकेंड वाली कॉइल पे, ठीक है। तो हमको बीच में कौन सा मटेरियल रखना चाहिए कि भाई जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो सके। तो ऐसा कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, सॉफ्ट आयन। क्या अवेलेबल है, सॉफ्ट आयन अवेलेबल है। तो सॉफ्ट आयन पार्ट जो मटेरियल होती है वो मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज़ द अलाउड टू मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, ठीक है। ओके, तो सॉफ्ट आयन कोर मीन्स उसकी बेसिक आप स्ट्रक्चर समझिए। सॉफ्ट आयन कोर की मैंने यहाँ पे एक सपोज के ये सॉफ्ट आयन कोर मैंने रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, दिस इज अ सॉफ्ट आयन कोर। तो प्राइमरी कॉइल, एक प्राइमरी कॉइल होती है, तो प्राइमरी कॉइल को मैंने यहाँ से ऐसे माउंटिंग कर दिया, ऐसे, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। उसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन आपने सेकेंड होती है सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल को यहाँ से ऐसे वाउंडिंग कर दिया, ऐसे, ओके, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से मीन्स के वेस्ट होती है, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट होती है, देन आप यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट होती है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट ना हुए और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हुए तो ये हमारा ट्रांसफार्मर मीन्स का बेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि भाई ये मेरे जो सॉफ्ट आयन रॉड मैंने रखा वो सॉफ्ट आयन रॉड मैंने ओनली फॉर एक रॉड ही रखा ना, मैंने सपोज कि मैं उसका एक क्लोज लूप बना देता हूँ, तो क्या होगा कि भाई उसका जो वेटेज यहाँ पे जो वेस्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो वेस्ट कम होगी, चला या। तो उसके बदले मैंने एक दूसरी एक सर्किट बनाई, देखिए कि भाई ये जो सॉफ्ट आयन रॉड है उसको मैंने क्लोज लूप बना दिया। क्या बना दिया, क्लोज लूप। यहाँ पे देखिए ऐसा, ऐसे एक क्लोज लूप बना दिया, ठीक है। ओके, ये क्या है, सॉफ्ट आयन रॉड ही है, ठीक है, सॉफ्ट आयन मटेरियल ही है।
क्यों सॉफ्ट आयरन मीन्स के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं वो आपको मालूम पड़ा, बिकॉज इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ द अलाउड टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन आफ्टर प्राइमरी कॉइल को मैंने यहाँ से वाउंडिंग कर दिया ऐसे, देन आफ्टर सेकेंडरी कॉइल को यहाँ से ऐसे वाउंडिंग कर दिया। ओके, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ इनपुट सोर्स और दिस इज द आउटपुट। ये आउटपुट भी हमको क्या मिलने वाला है, एसी डीसी एसी मिलने वाला है, ठीक है, दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एसी चली जाएगी तो क्लोज लूप बना लेगी। तो यहाँ पे जो वेस्ट हो रही थी, यहाँ पे जो वेस्ट हो रही थी तो इसमें वेस्ट कम होगी, ठीक है, तो ऐसे वो क्लोज लूप बना देगा। बट देन आफ्टर अभी भी हम देखते हैं कि भाई यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है, यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ये कम्प्लीटली यहाँ पे लिंक नहीं होती, यहाँ पे अभी भी थोड़ा भी वेस्ट हो रहा है। तो इसका ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आप समझने के लिए बेस्ट है कि भाई उसके पास लेंथ अवेलेबल है, उसके पास विड्थ अवेलेबल होती है और उसके पास थिकनेस भी अवेलेबल होती है। कैसी थिकनेस, देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक दूसरा ऐसा वाउंडिंग लगा दिया, ऐसे एक दूसरी प्लेट नंबर ऑफ प्लेट्स लगा दिया और ऐसा एक फ्रेम बना, ठीक है, ऐसा एक पूरे का पूरा फ्रेम कि इसमें एक दूसरी प्लेट ऐसी होती है, तीसरी ऐसे होती है, ऐसे बहुत सारे प्लेट हमने पीछे रख दिया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बहुत सारे प्लेट हमने उसके पीछे रख दिया और सबको यहाँ पे मैंने पिवोटेड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर आपको ओनली फॉर समझने के लिए है, बट प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर हम ए वाला भी हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स सभी के सभी यहाँ पे लिंक नहीं होती है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स का वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम उसका मॉडिफाई एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए मैंने दूसरा क्या स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई इसमें हमने क्या देखा था कि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिसके क्या होती है, वेस्ट होती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेस्ट होता है, ठीक है। तेना पर हमको इन दोनों का हम कंबाइन बना देते हैं, इन दोनों का कंबाइन बना देते हैं। देखिए प्रैक्टिकली हम इसका ही यूज करते हैं, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन वाला। ओके, ये सभी मटेरियल एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कैसे करेंगे कि भाई जो प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल को एक बीच वाले जो सॉफ्ट आयरन रॉड है उसके साथ हमने वाउंडिंग कर दिया ऐसे, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल को भी उसके ही साथ हमने वाउंडिंग कर दिया ऐसे, एक ही सॉफ्ट आयरन रॉड पे हमने दोनों को वाउंडिंग कर दिया। दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। एक क्या है, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। एक क्या है, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। एक क्या है, प्राइमरी कॉइल, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ओके। और एक क्या है, सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है। क्यों सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज़ किया वो आपको मालूम पड़ा, बिकॉज दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ए वाला स्ट्रक्चर में देखिए कि भाई पूरे की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे लिंक हो रही है, यहाँ पे लिंक हो रही है, ठीक है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में हम डायग्राम में हमने कौन कौन से एलिमेंट देखे, एक सॉफ्ट आयरन रॉड देखे, एक प्राइमरी कॉइल देखे, देन यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल देखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट इज सॉफ्ट आयरन रॉड, सेकेंड इज अ प्राइमरी कॉइल एंड थर्ड इज अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड भी बोल सकते हैं या कोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड इज अ प्राइमरी कॉइल, देन आफ्टर थर्ड इज अ सेकेंडरी कॉइल। चला है, ये तीन एलिमेंट के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर जो अवेलेबल है ना, वो सॉफ्ट आयरन कोर हम इसके एक स्पेशल टाइप का मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर में बहुत सारे टाइप का मटेरियल होते हैं, बट जिसकी भी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो। क्यों स्ट्रेंथ मैक्सिमम रखनी है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड हमको एक प्राइमरी कॉइल भी माउंटिंग करनी होती है और सेकेंडरी कॉइल भी माउंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। देन आफ्टर वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि भाई एक सुफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड को अलाउड कर सके, एक सुफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड को अलाउड कर सके, मिक्स के मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को अलाउड कर सके, ऐसा प्रॉपर्टी वाला हमको सॉफ्ट आयरन रॉड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सॉफ्ट आयरन रॉड हमको मिलता नहीं है, बट हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो आपको मालूम पड़ा कि भाई उसकी स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी अराउंड एक प्राइमरी कॉइल का भी वाउंडिंग होती है, सेकेंडरी कॉइल का भी वाउंडिंग होती है, सो दैट उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा करना पड़ेगा। देन आफ्टर इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो सके,
ऐसा मटेरियल हमको बनाना पड़ेगा। और ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हमने कैसा बनाया है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को हमने एक गुड कंडक्टर कौन सा है, कॉपर का ही है, तो दोनों हमने कॉपर का ही बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल क्या है, कॉपर, उसका भी मटेरियल क्या है, कॉपर है। चल आया, ओके। तो दोनों का मटेरियल मीन्स के कॉपर बनाया हुआ है। और सॉफ्ट आयरन का मीन्स के ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, वो सॉफ्ट आयरन कोर हम कैसा मटेरियल का बनाएंगे, स्पेशल टाइप का मटेरियल का हम बनाएंगे। ठीक है, ओके। ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल होती है, तो सॉफ्ट आयरन मटेरियल के आयरन के पास आयरन क्या जनरेट कर देती है, एक रेजिस्टेंस जनरेट कर देती है। ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एडी करंट। तो एक डिसएडवांटेजेस ऐसा है कि भाई एडी करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे एक हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ए वाली केस में हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक एडी करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो एडी करंट क्या कर देता है, एक हीट लॉस कर देता है, H=I²R। तो वो हीट लॉस को डिक्रीज करने के लिए हमने एक तीसरा मेथड का यूज़ किया। देखिए कि भाई वो वाली मेथड हम स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ पे ए जो वाली शेप है ना, ए वाली शेप हम क्या कैसे बना देते, एक पट्टियों से बना देते हैं। कैसी पट्टियों से, देखिए मैंने यहाँ पे ई शेप की एक पट्टी कंसीडर की ऐसे। देन आफ्टर यहाँ पे एक दूसरी प्लेट में ऐसे में लगा देता हूँ, एक सिंपल फॉर एक सॉफ्ट आयरन रॉड की ही है। ठीक है, ये सभी कैसी है, सॉफ्ट आयरन रॉड की बनी हुई है। बेसिक मीन्स के ऐसा ही फिगर हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, ओके। क्यों ऐसा हमने किया, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ये सॉफ्ट आयरन रॉड के कारण यहाँ पे एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। वो एडी करंट को हमको डिक्रीज कर देना है। क्यों डिक्रीज कर देना है, बिकॉज दिस एडी करंट इज प्रोड्यूस दी हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी हमारे कोई भी काम की नहीं है, वो ओनली फॉर लॉस्ट ही होती है। ठीक है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम ऐसा शेप हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर उसके पीछे हम बहुत सारे प्लेट लगा देते हैं, और ये सभी प्लेट के पीछे हम क्या लगा देते हैं, ये सभी प्लेट को हम एक वार्निश में डिप कर देते हैं। ये वार्निश मटेरियल क्या होती है, ये वार्निश मटेरियल देखिए कि भाई उसके पीछे बहुत सारे प्लेट होती है। ठीक है, ये एक ही प्लेट नहीं होती है, यहाँ पे एक दूसरी प्लेट होती है, तीसरी होती है, ऐसे बहुत सारे हमने 100 प्लेट लगा दिया। क्या लाया, यहाँ पे हमने एक 100 प्लेट लगा दिया, ऐसे बहुत सारे प्लेट लगा दिए, और सभी को यहाँ पे मैंने पिवट कर दिया। ये सभी प्लेट के बीच में हम एक वार्निश मटेरियल को मीन्स के सभी प्लेट को हम एक वार्निश मटेरियल में डिप कर देते हैं। ये वार्निश मटेरियल क्या होता है, प्योर इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर मटेरियल हम लगाने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इज अ मैक्सिमम सो दैट एडी करंट इज अ मिनिमम, तो एडी करंट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि भाई ऐसा ई शेप का बहुत सारे प्लेट उसके पीछे हम लगा देते हैं 1 by 1। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट अवेलेबल है, दूसरी यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसी बहुत सारे प्लेट यहाँ पे भी हम लगा देते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, ओके। तो उसका से पैसे फाइंड आउट होगा, और यहाँ पे हमने पिवट लगा दिया, यहाँ पे भी हमने पिवट लगा दिया। ठीक है, और उसके पीछे भी बहुत सारे प्लेट होती है ऐसे। ठीक है, ओके। और उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे, और उसकी बीच में हमको एक प्राइमरी कॉइल भी वाउंडिंग करनी है, और एक सेकेंडरी कॉइल भी हमको वाउंडिंग करनी है। ओके, तो ए वाला स्ट्रक्चर में और ए वाला स्ट्रक्चर में से क्या प्रॉब्लम है, देखिए कि भाई यहाँ से जो एडी करंट जनरेट होगी, वो एडी करंट ऐसे क्लोज लूप में मीन्स के फ्लो होगी ऐसे। ओके, तेना पर इसमें कैसे फ्लो होगी, देखिए कि भाई एडी करंट जनरेट हुई तो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से ऐसे जाएगा, देन आफ्टर यहाँ से ऐसे, देन आफ्टर वापस यहाँ से ऐसे। ओके, तो उसका टाइम क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ। तो टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, टाइम इज इंक्रीज हो दैट एडी करंट इज अ डिक्रीज। यहाँ पे एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम डिक्रीज लगेगा, और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने पाथ लेंथ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये ट्रैवलिंग का पाथ हमने इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे कैसा था, देखिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कैसा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18, तो 18 जितना मीटर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ओनली फॉर था 10 ही। ठीक है, तो इसलिए इसमें उसका करंट डिले हो जाएगा, एडी करंट इसमें डिले हो जाएगा। तो हमको क्या करना था, एडी करंट को ही हमको डिक्रीज कर देना था। इसलिए जो ई शेप की जो मटेरियल है, जो सॉफ्ट आयरन रॉड है, उसको हमने कैसे बना दिया, एक स्टॉपलेस बना दिया। ठीक है, एक स्टॉपलेट
जिसका स्टॉप प्लेट बना दिया, उसको एक रो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उसके बीच में हमने साथ में एक वार्निश मटेरियल भी लगा दिया। ठीक है, वार्निश मटेरियल का लगाने से हम वार्निश मटेरियल यहाँ पे मीन्स के इन दोनों प्लेट के बीच में हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच में हम यहाँ पे लगा देते हैं, सभी प्लेट के बीच में हम वार्निश मटेरियल लगा देते हैं। वार्निश मटेरियल क्या होती है, इंसुलेटेड मटेरियल होती है, और रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर देती है और करंट को क्या कर देती है, डिक्रीज। और ई शेप का क्या मैकेनिज्म है, ई शेप कंट्रोल दी एडी करंट, उसका यूज क्या है, कंट्रोल एडी करंट। ठीक है, ये कंट्रोल एडी करंट करती है। ओके, यहाँ पर हमको उसका वर्किंग के बारे में देखना है। उसका वर्किंग देखने के लिए मैं आपको ये फिगर में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए कि भाई यहाँ से आपने एसी सोर्स को कनेक्टेड सप्लाई दिया है, तो इसमें क्या होगा कि भाई एसी सोर्स इज अ वेरिएबल करंट, तो करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, और सभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक फ्लक्स जनरेट होती है। और फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मीन्स के प्राइमरी कॉइल की जो करंट की वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है, वो वाला फिनोमिना यहाँ पे यूज होती है। तो ऐसे यहाँ पे वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये वाली वर्किंग को हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। एक प्राइमरी कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो सेकेंडरी कॉइल पे लिंक हुई, इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा हमने 6 चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, ओके, देन अपन हम वर्किंग लिख देते हैं। ओके, देन हम वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई वर्किंग कैसे होगा। वो आपको मालूम पड़ा कि भाई पहले प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट आएगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल इज द प्रोड्यूस द फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स इज चेंजिंग सो दैट प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। ओके, इन AC current in the primary create AC current in primary create a changing मैग्नेटिक फ्लक्स। वो क्या क्रिएट करती है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती है ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन रोड क्यों यूज किया आपको मालूम पड़ा, बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयन दिस फ्लो totally links with secondary coil. According to Faraday principle of electromagnetic induction, EMI, electromagnetic induction, this changing flux will induce, वो क्या इंड्यूस करता है, EMF इन सेकेंडरी दिस इज अ टेकन एट आउटपुट। ठीक है, ये है वर्किंग। ये वर्किंग कैसे होती है, देखिए कि भाई AC इन प्राइमरी क्रिएट अ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयन, दिस फ्लो टोटली लिंक्स विद द सेकेंडरी कॉइल। तो ऐसे हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयन के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे टोटली लिंक होती है सेकेंडरी कॉइल पे। Then after, according to the Faraday's principles of electromagnetic induction, this changing the flux is induced the EMF in secondary. This is taken output। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक आउटपुट मिलती है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई AC करंट क्या होती है, इस मीन्स के उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसमें से जो प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और इसमें से इंड्यूस EMF जनरेट होगा। वो इंड्यूस EMF कितना होगा उसको हम मीन्स के उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसका हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन तो दूसरा है इक्वेशन हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी हम इंस्टेंस पे हम निकाल देते हैं। एट एनी इंस्टेंस लेट देयर बी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, let there be changing magnetic flux has dphi upon dt। ठीक है, हमने टाइम की रिस्पेक्ट में उसका फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया, सो दैट इज इंड्यूस इन द वन टर्न्स, इज इंड्यूस
EMF इन 1 टर्न, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, ठीक है, बट हमको ओनली फॉर एक टर्न्स में ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, हमको ओनली फॉर 1 टर्न्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है। तो E इज इक्वल टू आएगा d∅/dt। ओके, देन आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत होते हैं और सेकेंडरी कॉइल पे भी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत होते हैं। तो दोनों का हम इंडिविजुअल हम निकालते हैं, ठीक है। पहले हम निकालते हैं प्राइमरी कॉइल का। इफ देर आर NP क्या है, टोटल टर्न्स है, ठीक है। NP टर्न्स इन प्राइमरी, देन एट दैट इंस्टेंस जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस कंसिडर किया, वही इंस्टेंस पे उसका इंड्यूस ईएमएफ होगा टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स NP इज d∅/dt, ठीक है। इतना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और सेम सेकेंडरी कॉइल में भी इतना ही होगा। ES इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, NS d∅/dt लिख देंगे, ठीक है। इफ देर आर NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्न्स इन सेकेंडरी, then at that instance सेकेंडरी कॉइल में से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी वो ES इज इक्वल टू NS d∅/dt आएगी। दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। देन डिवाइडिंग द टू, so that ES upon EP इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए d∅/dt तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ठीक है, ऐसा उसका इक्वेशन मिला। देन अपन मैं क्या कर देता हूँ, देखिए ES को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो यहाँ पे NS/NP इंटू क्या लिख सकते हैं, EP हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे हम सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये NS/NP क्या होती है, NS/NP होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है। क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो और कम भी हो सकता है। अगर वो ज़्यादा होता है तो रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर वो कम होता है तो रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो NS/NP इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। वो रेशियो के कारण उसका 2 टाइप्स होता है। कैसे कि भाई आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल है कि भाई उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल की ज़्यादा है। अगर उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी तो उसका इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। आउटपुट का क्या मीनिंग होता है कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होता है वो। EP का क्या मीनिंग होता है, दिस इज द इनपुट। तो आप इनपुट दे रहे हो, उसका मीनिंग है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, बट आउटपुट आपको सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। ये आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलता है, इसका आपको पोटेंशियल मैक्सिमम मिलता है। वो वाला ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर दूसरा टाइप का ट्रांसफार्मर क्या होता है कि भाई उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल की मैक्सिमम होती है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की मैक्सिमम होती है। अगर NP की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो क्या होगा कि भाई ये रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 आएगी और इस सेकेंडरी कॉइल का जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ से डिक्रीज हुआ, इसके उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कि भाई जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, नियर टू सोर्स। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कहाँ पे यूज़ होती है, नियर दी इंडस्ट्रीज या आपका जो हाउस होता है वहाँ पे इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है। ओके, दोनों का यूज़ किस में होता है, ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज मैक्सिमम टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो एक होने से क्या होगा कि भाई उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, सो दैट इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल मीन्स के आउटपुट इज ग्रेटर देन इज कंपेरिजन टू इनपुट इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ओके। उसका यूज कहाँ पे होता है? इन ट्रांसमिशन, इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इसमें उसका यूज होता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है कि भाई उसकी जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होती है, इट इज अ लेस देन टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, सो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज लेस देन 1, सो दैट यहाँ पे ई एस मीन्स के आउटपुट पोटेंशियल इज लेस देन इनपुट पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द इनपुट पोटेंशियल। तो ए वाला ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है कि भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका यूज़ हम वेल्डिंग में कर देते हैं, आर्क वेल्डिंग में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम इसका यूज़ कर देते हैं, और उसका यूज़ हम ट्रांसमिशन में भी हम करते हैं। क्योंकि पावर हाउस में से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। बट हमारे जो हाउस में सभी इक्विपमेंट अवेलेबल है उसकी जो इसके लिए करंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों का ट्रांसफार्मर का यूज़ हम ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं। ठीक है, बट इसका यूज़ हम एक इन वेल्डिंग आर्क में भी करते हैं, इन वेल्डिंग आर्क, देन आफ्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, देन आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ पावर में भी हम यूज उसका करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंड्यूस ईएमएफ के बारे में देखा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल सेकेंडरी कॉइल का मैक्सिमम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ओनली फॉर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होने से एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा ज़रूरी है क्या कि भाई आप इनपुट आप जो इनपुट एनर्जी देते हो तो आपको आउटपुट एनर्जी मैक्सिमम मिले? तो देखिए स्टेप ट्रांसफार्मर में क्या हो रही है, आपको आउटपुट पोटेंशियल मैक्सिमम मिल रही है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो गया। क्योंकि इसमें क्या बोला कि भाई एनर्जी इज ओनली फॉर ट्रांसफर, इज नॉट क्रिएटेड। बट ए वाले केस में तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम है। अगर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, सो देन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, बिकॉज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है ना, U इज इक्वल्स टू QV। ठीक है, बट यहाँ पे मीन्स के क्या होगा कि भाई उसकी एनर्जी मैक्सिमम तो नहीं हो सकती, उसके कम ही होगी। मीन्स के इनपुट एनर्जी से आउटपुट एनर्जी कम ही होती है। बट ऐसा हो सकता है कि भाई अगर कोई भी एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है तो दोनों इक्वल हो सकती है, बट उससे तो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके साथ करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। करंट की वैल्यू चेंज होना का मीनिंग क्या हुआ कि मैं आपको एक सिंपल पर एक एग्जांपल दूँ कि भाई कोई एक चार्ज जो क्वांटिटी है, कोई भी एक चार्ज एलिमेंट है, वो 100 पोटेंशियल लेके जा रहा है। तो एक ऐसा एक 100 चार्ज पार्टिकल है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 10,000 होगी। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में क्या है कि भाई दूसरे वाले केस में कोई इंडिविजुअली चार्ज की क्वांटिटी में इंक्रीज कर दिया। इंडिविजुअली जो चार्ज था, चार्ज के पास जो 100 पोटेंशियल था उसका मैंने डबल कर दिया, 200 कर दिया। तो अभी चार्ज का फ्लो क्या होगा? कम होगा। चार्ज की रिक्वायरमेंट वो फॉर हमको 50 रहेगी। पहली वाली केस में क्या था कि भाई हमारे पास 100 चार्ज था और 100 के पास 100 एनर्जी थी, 100 पोटेंशियल था, तो टोटल एनर्जी थी 10,000। दूसरे वाले केस में एक के पास 200 थी, तो ऐसा हमको ओनली फॉर 50 ही चाहिए। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू होती है डिक्रीज। ख्याल आया? तो करंट की वैल्यू में भी चेंजेस आता है, वो हमको स्टडी करना है कि भाई करंट में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ख्याल आया? करंट का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमको स्टडी करना है। तो देखिए करंट का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप पोटेंशियल मैक्सिमम करेंगे तो उसका फ्लो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर उसका फ्लो को इंक्रीज करना है तो आपको पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? तो आपको पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो पावर मीन्स के दोनों की क्या होती है? सेम ही होती है, दोनों की पावर सेम ही होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों का पावर मीन्स के वैगनर पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो दोनों का पावर सेम होगा। पावर इनपुट इज इक्वल्स टू
पावर आउटपुट। तो पावर का इसके बेसिक इक्वेशन क्या होती है, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, और वी इज इक्वल टू हम ई पी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी इनपुट हम देते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो ई पी इंटू आई पी इज इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। चला या, तो हम कैसा हम रिलेशनशिप बना देते हैं, देखिए कि भाई ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। बट हमने आगे एक दूसरा भी इक्वेशन हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू क्या था, एन एस अपॉन एन पी, और एन एस अपॉन एन पी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो उसका दूसरा रिलेशनशिप क्या मिलेगा, आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एन एस अपॉन में एन पी लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको इंडिविजुअली के सेकेंडरी करंट आपको निकालनी है, सेकेंडरी करंट आई एस आपको निकालनी है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, आई पी इंटू एन पी अपॉन एन एस। अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी कॉइल का जो नंबर ऑफ वाउंडिंग है उसको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्या रहा, अगर आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तब आपको इसके सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो स्टेप अप में क्या होती है, स्टेप अप में करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, स्टेप अप में करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और स्टेप डाउन में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन स्टेप अप करंट विल डिक्रीज, इसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इन स्टेप डाउन में क्या होती है, करंट विल इंक्रीज, इसमें करंट की वैल्यू होती है इंक्रीज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे तो हमने ऐसा लिख दिया कि भाई पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, बट ये पॉसिबल नहीं है कि भाई जितना आप पावर इनपुट देते हो इतना पावर आपको आउटपुट मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जो ट्रांसमिशन लाइन में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इसके पास थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होगा कि भाई उसकी एनर्जी का लॉस्ट होगा। कोई भी एलिमेंट हो वो ट्रैवल करता है, कोई भी मोशन में है तो उसकी थोड़ी भी एनर्जी का वेस्ट तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट हमने ए वाली केस है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्टडी किया है। कौन सा केस हमने लिया है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के भाई इसमें हमने जो लॉस्ट हो रही है उसको निगलेक्ट कर दिया। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई जितनी आप एनर्जी दो इतनी एनर्जी आपको वापस मिले, बट थोड़ी एनर्जी तो क्या होती है, लॉस्ट होती है। तो जो लॉस्ट होती है वो कौन कौन से फॉर्म में होती है, एक हीट के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये फ्लो इसके जो कैसे फ्लो होती है, देखिए कि भाई यहाँ से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सभी फ्लक्स तो यहाँ पे लिंक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फ्लक्स क्या हो जाए, थोड़ा सा फ्लक्स उसका वेस्ट होगा। तो फ्लक्स के कारण भी क्या हो सकती है, उसकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है। देन आफ्टर ये जो आयन इसके हमने सॉफ्ट आयन रोड रखा हुआ है, तो सॉफ्ट आयन रोड के पास भी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और एक ये जो बाउंडिंग किया हुआ है एक कॉपर का है, तो कॉपर में भी लॉसेस होती है। और हिस्टेरिसिस के इसके डाईमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के कारण भी उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी। देन आपके साउंड भी प्रोड्यूस होगा, उसकी बीच में साउंड प्रोड्यूस होगा। क्यों साउंड प्रोड्यूस होगा ये भी बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं लॉस एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट हम लॉस देखते हैं फ्लक्स लॉस के कारण, फ्लक्स लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो फ्लक्स बाय द प्राइमरी flux by primary is not 100% connected with secondary। प्राइमरी कॉइल में से जो जितनी फ्लक्स हमको मिलती है वो 100% कनेक्टेड नहीं होती है सेकेंडरी कॉइल के साथ, इसलिए फ्लक्स का क्या होता है, लॉस्ट होता है, ठीक है। देन आप सेकेंड देखिए आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस। ओके, तो आयरन लॉसेस में क्या होती है कि भाई इसमें से जो एडी करंट जनरेट होगी तो एडी करंट क्या कर देती है कि हीट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो दैट इज द हीटेड, उसका रीजन क्या हुआ कि भाई हीटेड आयरन एलॉय का जो आयरन लॉसेस एनर्जी, वाई, बिकॉज एडी करंट इज प्रोड्यूस, इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होती है। देन आप थर्ड लॉस देखिए कॉपर लॉसेस।
ए कॉपर का हमने क्या बनाया हुआ है, एक सिंपल सा एक तार का हमने वाउंडिंग किया है, वो एक कॉपर का होता है, एक गुड कंडक्टर का होता है, ठीक है। तो इसमें H = I²R जूल हीटिंग लॉ के इफेक्ट से इसमें भी एक हीट लॉस होती है, दिस हीट इज लॉस, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड देखिए हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस के बारे में हमने आगे स्टडी किया कि भाई यहाँ पे एसी करंट हमने सप्लाई किया है ना, तो एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई एक बार करंट की डायरेक्शन होती है लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन, देना पर डायरेक्शन होती है राइट हैंड की डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि भाई आपका जो मटेरियल है, एक सॉफ्ट आयन जो आपने जो मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो उसके कारण भी एनर्जी का लॉस्ट होता है। ख्याल आया? ओके। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन and demagnetization, due to magnetization and demagnetization, that is हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है, ये होती है हिस्टेरिसिस लॉस। देन आफ्टर 5 है साउंड। तो इसमें साउंड कैसे जनरेट होगा, देखिए कि भाई ये दोनों हमारे मिस के सॉफ्ट आयन रॉड है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होगी, तो ये दोनों की बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है। ओके, तो एक दूसरे को रिपेल करती है तो दोनों के बीच में गैप होगा। देन यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, देन यहाँ पर जब उसका मैग्नेटाइजेशन होगा तब वो एक दूसरे के साथ रिपेल करती है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो जाता है। ऐसे दोनों प्लेट थी तो ऐसे हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर वापस डीमैग्नेटाइजेशन होकर वो वापस ऐसे हो जाएगी, वापस ऐसे हो जाएगी, वापस ऐसे हो जाएगी। तो ये सभी प्लेट एक मटेरियल की बनी हुई है, तो उसकी बीच में एक साउंड जनरेट होती है। तो साउंड जितना जनरेट होगा उतनी एनर्जी उसका लॉस्ट होगा, इसमें एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। तो आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में जो फैन है और ट्यूबलाइट है, तो आपने कभी कभी उसका नॉइस, इसका आपने साउंड इसके लिसन किया हुआ होगा, ठीक है। साउंड किसका होता है, ये इसका ही होता है, ठीक है। ये दोनों प्लेट में इसके मैग्नेटाइजेशन होने से उसके बीच में गैपिंग होता है। देना पर डीमैग्नेटाइजेशन उसका ये दोनों प्लेट ऐसी हो जाती है तो कम वो क्या करने लगती है, वाइब्रेशन क्रिएट करने लगती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, मैक्सिमम वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो इसमें एक साउंड आने लगती है। तो साउंड में क्या होती है कि भाई इतनी उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये जो प्लेट रखी हुई थी उसको हम बोलते हैं कि भाई एक स्टॉप प्लेट। ओके, तो स्टॉप प्लेट इज अ वाइब्रेट, इज स्ट्राइक एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो क्या करती है, वाइब्रेट, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक एंड लॉसिस एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एनर्जी का लॉसिस होता है। तो ये पूरे का पूरा हुआ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में आपको बेसिक क्या आपने देखा कि भाई इंट्रोडक्शन, देन आपने प्रिंसिपल, देन आपने डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, और इसमें आपने बेसिक 3 एलिमेंट आपने देखे। देन आपने वर्किंग कैसे होती है वो आपने देखा। देन आपने अपने इक्वेशन कैसे डिफाइन किया। देन आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, किसके डिपेंडेंट है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो पे डिपेंडेंट है। अगर ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज ग्रेटर देन 1, this type of transformer is known as the step up transformer, is less than 1, so that is the step down transformer। देन आपने यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ में चेंजेस होती है तो करंट में भी अल्टरनेटली चेंज होती है। ओके, और देन आपने लास्ट में देखा कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मर। ओके।